नेपाल के अंतरिम मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 3 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। ओम प्रकाश आर्यल ने गृह और कानून मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं कुलमन घिसिंग बनाए गए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री। रामेश्वर खनाल को बनाया गया है वित्त मंत्री। तो नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब जो तमाम मंत्री हैं वो बनाए गए हैं। रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री नेपाल का बनाया गया है और अंतरिम मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। नए नेपाल के कानून और गृह मंत्री के तौर पर ओम प्रकाश आर्यल ने शपथ ली है। आर्यल ने गृह और कानून मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ कुलमन घिसिंग जो प्रधानमंत्री की रेस में भी आगे थे, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कुलमन घिसिंग को बनाया गया है। रामेश्वर खनाल को बनाया गया है वित्त मंत्री। वहीं दिल्ली और हरियाणा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में 19 जगह और हरियाणा में 6 जगह छापेमारी। नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े ठिकानों पर रेड। पुलिस ने छापेमारी में 6 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार। वहीं 34.75 लाख रुपए कैश और 50 लाख के जेवर बरामद किए गए हैं। लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और एक ऑडी कार भी बरामद की गई है। तो पुलिस ने छापेमारी में 6 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 35 लाख रुपए कैश और 50 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। इन गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन भी इन गैंगस्टर्स के ठिकानों से बरामद की गई है। एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और एक ऑडी कार बरामद की गई है। पुलिस का बड़ा एक्शन गैंगस्टर्स के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली और हरियाणा में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो राजस्थान में क्राइम फैलाकर दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं। दिल्ली में 19 जगह और हरियाणा में 6 जगह पर छापेमारी की गई है। नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। छापेमारी में 6 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब खबर चूरू से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिले भर के किसानों ने बकाया फसल बीमा क्लेम समेत विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। किसानों की मांगों में बारिश से नष्ट हुई फसलों का क्रॉप कटिंग के दौरान सही आकलन, सुचारू बिजली सप्लाई आदि भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि जिले में खरीफ 2021, 2022 और 2023 का करीब 1300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है। इसको लेकर जिले भर के किसान पहले भी कलेक्ट्रेट का घेराव तक कर चुके हैं। बीमा कंपनियों के मनमाने नियमों, सरकार के रवैये से परेशान होकर किसानों ने एक बार फिर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। तो जिला मुख्यालय पर किसानों का प्रदर्शन, बीमा क्लेम समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पाली के बाली में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित हुई, जो केसरी होटल में राजीव दीक्षित की अध्यक्षता में हुई है। आपको बता दें कि राजीव प्रदेश प्रचार प्रमुख और जोधपुर प्रांत प्रभारी हैं। बैठक में अध्यक्ष मोडाराम पटेल, जिला अध्यक्ष जोधाराम चौधरी, मंत्री रामचंद्र पटेल, जिला और तहसील प्रभारी समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे, जिसमें किसानों की फसल बीमा, खाद आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटर योजना समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई है। साथ ही वन्य जीवों के फसलों और लोगों को नुकसान पहुंचाने से आत्मरक्षा की मांग की गई है। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल लालचंद वर्मा का आकस्मिक निधन हुआ। रींगस पुलिस थाने में समस्त स्टाफ ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लालचंद पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल पद पर रींगस थाने में तैनात थे। 2 दिन पूर्व बीमार होने की स्थिति में अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। वहीं अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद राजकीय सम्मान के साथ पैतृक निवास सिलपुर दाह संस्कार किया गया। तो हेड कांस्टेबल का आकस्मिक निधन और श्रद्धांजलि दी गई। बहुत
मजबूत साथी के रूप में उन्होंने काम किया और बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कानून के अच्छे जानकार थे और हमेशा उन्होंने जो है कानून व्यवस्था में और चाहे उनको जो भी काम सौंपा गया उसको उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अंजाम दिया गया। और लेकिन ये बीमारी की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया, ये हमारे लिए बड़ी दुखी बात है और पुलिस थाना रिंगस के परिवार के सदस्य के रूप में हमें इस बात का वो गहरा ये दुख है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। वहीं गरियाबंद से खबर है जहां पर 8 लाख की इनामी महिला नक्सली झांसी ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र की रहने वाली है महिला नक्सली आत्मसमर्पण किए, साथियों की खुशहाल जिंदगी देखकर प्रभावित हुई और अब नगरी एरिया नक्सल संगठन में ये महिला सक्रिय थी। सुरक्षा बलों ने हाल ही में 10 कुख्यात नक्सलियों का भी यहां पर एनकाउंटर कर दिया था। तो महीने भर पहले 4 नक्सलियों ने भी यहां सरेंडर किया था। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता पुलिस को मिल रही है। गरियाबंद जिले में लाल आतंक का खात्मा जल्द होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक और महिला नक्सली का सरेंडर, महीने भर पहले 4 नक्सलियों ने भी किया था सरेंडर। गरियाबंद में एक महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। ये मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सल संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद SLR हथियार, जो अब फिलहाल में SLR हथियार के साथ नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत। और अब खबर कांकेर से है जहां पर कोतवाली थाने में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सांसद भोजराज नाग समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट किए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत दिए जाने के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद केस दर्ज नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और थाने में जमकर हंगामा किया। वहीं पदस्थ TI को हटाने की मांग को लेकर भी भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के विरुद्ध में एक व्यक्ति के द्वारा अनाप शनाप लिखा गया है और वीडियो वायरल हो रहा है और उनके जो भाषण है उसको एडिटिंग करके जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, तो हम सब लोगों के भावना को ठेस पहुंचा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और भी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सब लोग आकर के यहाँ पे थाना में उसके खिलाफ FIR कर कार्रवाई करने का निवेदन किया। 24 घंटा मामले को हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के TI कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि SP ने मना किया है FIR लिखने में, कार्रवाई करने। प्रार्थी दिनेश रजक कांकेर शहर से उन्होंने एक शिकायत आवेदन पेश किया था थाना कांकेर में कि पार्टी को लेकर और कुछ विरोधाभासी चीज़ें जो भ्रामक है, साथ ही साथ झूठा और विवादास्पद है, इस पर से FIR के लिए उनकी मांग की गई थी, जिस पर थाना कांकेर में विधिवत कार्रवाई किया गया है और इसमें विवेचना जारी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के छुरिया से। खबर है जहां पर मासूल जॉब जलाशय से घोघरे छुरिया शिकारी महका के किसानों के खेत में पानी पहुंचता है, लेकिन छुरिया के पास नाहर नाली धंसने के कारण खेत में पानी जाने के बजाय नाले में पानी बह रहा है और एक सप्ताह पहले नाहर नाली धसकने से किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले मैं जब खेत आया तो उसमें पानी चल रहा था, लेकिन आजकल जब मैं इधर खेत देखने के लिए आ रहा था तो देखा कि नाली कैसे खाली हो गया है करके, तो जाके आगे देखा कि कहाँ से क्या हुआ है, कैसे पानी नहीं आ रहा है। तो आगे जाके देखा हूँ तो जो जहाँ पे घोघरे और छुरिया के बीच में जो पुल बना हुआ है जो नहर नाली का, उसमें साइड से बहुत बड़ा टूटा हुआ है पुल का जो नहर नाली है, तो टूटा हुआ है, उससे पानी जो है नाले में जा रहा है।
और ये अगर तात्कालिक व्यवस्था या तात्कालिक इनको नहीं बनाया जाएगा तो आने वाला अभी समय है 2 महीने फसल का, और सभी माई किस्म का धान बोते हैं कि नहर का पासी है करके, और अगर मान लो अगर ये नहीं बन पाएगी तो पानी नहीं मिलेगा, और ऊपर वाले अगर पानी नहीं गिरता। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर बौद्ध समाज की ओर से शांतिपूर्वक मशाल रैली निकालकर अपनी आवाज उठाई गई है। ये रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी, बौद्धों के मंदिर को वापस सौंपने हेतु नारेबाजी की गई और इस रैली में हजारों की संख्या में बौद्ध समाज के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पिछले 12 फरवरी से बौद्ध समाज की ओर से बिहार में स्थित महाबोधि महाविहार में बौद्ध समाज के सदस्यों को पूर्ण रूप से दिए जाने की मांग की जा रही है। समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक मशाल रैली निकाली और प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। समाज के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही शासन ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। अम्बेडकर जी ने संविधान की संरचना की थी और उस संविधान के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने सब ने सरकार चलाई। अभी जो देख रहे हैं हम वर्तमान में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में जो सरकार है, बोध गया का महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपना चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे बौद्धिस्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। हमारे पूर्वजों भी कई पूर्वज हमारे लड़ाई लड़ते लड़ते आज थक गए हैं, पर सरकार की निगाह हम पर पड़ नहीं रही है। जैसा कि आप जानते, हर समाज हर समुदाय के लिए उनका अपना आस्था का केंद्र एकदम स्थापित है, उसको कोई हिला नहीं पा रहा। फिर हमारे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों किया जा रहा है? हमारे बिहार में जो बौद्ध विहार है, जो कि कई वर्षों सदियों पूर्व हम लोग का था, हमारे पूर्वजों ने उसमें पूजा पष्ट किया, सब चीज़ किया। आज वो चंद 100 साल से ब्राह्मणों का वहाँ पे सतत कब्जा है, वो हमारे बौद्धों को वो मंदिर नहीं मिल रही है। इसलिए आज दुर्ग शहर में ये आंदोलन छेड़ा हुआ है। किसी भी सूरत में हम बौद्धों को हमारा मंदिर चाहिए। आज जो ये जो आवाम देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये मतलब इतनी बौखलाहट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बार मां का दरबार अक्षरधाम शीश महल की तर्ज पर सजाया जा रहा है। इस बार नैला में 8000 फीट का विशाल पंडाल म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। मां का 35 फीट ऊंचा स्वरूप अभी भी यहाँ पर आकर्षक का रहने वाला है और आकर्षण का केंद्र बन गया है। नैला रेलवे स्टेशन प्रांगण में 42 साल से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। पंडाल में फायर ब्रिगेड और पेयजल के साथ श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन प्रसाद की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। हमने कुछ नया करने का प्रयास किया है। बाहर श्वेत मंदिर, म्यांमार के प्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रतीक का पंडाल है, जो विश्व शांति का प्रतीक है और ब्रह्मांड के केंद्र पर यह मंदिर स्थित है। उससे प्रेरित होकर हमने यहाँ पर यह बनाने का संकल्प लिया। माता रानी की मूर्ति करीब 35 फीट ऊंची होगी, स्वर्ण जड़ित होगी। इसमें सारे आभूषणों से माता जी का श्रृंगार और उनके वैभव का प्रदर्शन किया जाएगा। माता जी की मूर्ति भटगांव के प्रसिद्ध कलाकार हैं देवांगन जी, वो बना रहे हैं, प्रदीप देवांगन, भाई प्रदीप देवांगन, वो बना रहे, वो स्वप्रेरणा से बनाते हैं। वर्तमान में उन्हें भटगांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो देवी जी की स्वप्रेरणा से बनाते हैं। इस वर्ष भी हमने कुछ नया करने। वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर पिछले 2 दिनों से बेसहारा और असहाय अवस्था में घूम रहे एक मूक बधिर प्रभु जी को अपना घर आश्रम समिति के सेवा साथियों ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए रेस्क्यू किया है। स्थानीय लोगों के सहयोग और बयाना चौकी प्रभारी की प्रामाणिकता के साथ प्रभु जी को सुरक्षित आश्रम पहुंचाया गया। तो पिछले 2 दिनों से बेसहारा घूम रहा था व्यक्ति, चौकी प्रभारी की सक्रियता की वजह से मूक बधिर व्यक्ति को आश्रम पहुंचाया गया, उसे रेस्क्यू किया गया। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर पदमपुर के बसंत पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में बताया गया कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की सोच को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। महापुरुषों के जन्मदिन पर उनके जीवन से, उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान के संबंध में हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति तक एक संदेश जाए और उनके जीवन से प्रेरित होकर हम भी अपने देश के निर्माण में अपनी कोई भूमिका अदा कर सकें, ऐसे मन में। बांसवाड़ा पुलिस की चौकसी एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। राजस्थान के कई जिलों से होते हुए लाखों की कीमत की अवैध शराब गुजरात पहुंच गई। गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 850 पेटी शराब जब्त की है। फिलहाल गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद राजस्थान पुलिस की कार्यशैली और तस्करों से मिलीभगत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा संकुल सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। बैठक में पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती, स्थानांतरण नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर फलौदी से, जहां पर लोहावट क्षेत्र के जेरिया गांव निवासी युवा किसान पप्पूराम पिछले 10 वर्षों से हाथीपांव की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज के कई प्रयासों के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। आर्थिक तंगी और असमर्थता के चलते पप्पूराम बिस्तर पर पड़ा हुआ है और बेहतर इलाज का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मदद की अपील जारी है। ग्रामीणों की और सामाजिक संगठनों की पहल से उम्मीद बनी हुई है। बीमारी से ग्रसित किसान पप्पूराम और ग्रामीणों ने सच बेधड़क से खास बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। फलौदी जिले के लोहावट विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है जेरिया, जिसमें युवा किसान पप्पूराम की बीमारी हाथी पांव हो चुकी है। एम्स में ही इनका इलाज हुआ, पर इनका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है और देख सकते हैं कि इनका पैर से ये कैसे तकलीफ हैं। मेरा दोनों पैर खराब है सर, एलिफेंट है, 10 साल हो गया। आपने कोई इलाज कराया आगे? इलाज जोधपुर एमएस में कराया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और क्या चाहते हैं आप? ये चाहूँ कि छत्तीस को महाजोर विनती है, मेरा इलाज कराए और मदद कराए। कहाँ का इलाज करवाया आपने? मैं जोधपुर एमएस में कराया। उससे पहले आगे और तो जोधपुर एमएस हॉस्पिटल में कराया। जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। आप देख सकते हैं कि इनके पैर की स्थिति एलिफेंट पैर बीमारी हो चुकी है इनको। मैं ग्रामीण लोगों से बात करूंगा। आप बताइए कि क्या दिक्कत है इनको? किसान है, युवा है, लेकिन इनके 15-10 साल हो गए। 10 साल से इनको ये बीमारी है। 3-4 बार ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल के अंदर, वो सक्षम नहीं हो पाया। उसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। इनके पास कुछ बचे नहीं, अब 100 ही नहीं बचे हैं। तो मेरी 36 कौम से हाथ जोड़कर विनती है कि इनकी मदद करें। आज से 10 साल पहले हंसता खेलता एक बच्चा मतलब इस बीमारी से ग्रस्त हो गया और आज इस स्थिति है जो मतलब कोई मतलब ना तो इनको मतलब इलाज के लिए पैसे हैं। इन्होंने पहले 5-7 लाख रुपए का इलाज भी कराया, फिर भी इनका इलाज मतलब संभव नहीं हो सका। तो आज हम 36 कौम से विनती चाहते हैं कि कोई 5 रुपये 10 रुपये मतलब आपके सहयोग से हो सकता है तो इनका कोई इलाज हो जाए, यही विनती चाहते हैं 36 कौम से। चिड़ी चौंच भर ले गई नदिया न घटिया नीर, दान दिया दिन घटे के गया दास कभी। ठीक है, आप 1-1 रुपये मदद करोगे तो इनका भला हो जाएगा। पप्पूराम जी की 36 कौम से एक ही निवेदन है कि वो सब लोग मिलकर इनके पैरों के लिए मदद करें। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके पैर एलिफेंट वाली बीमारी हो चुकी है। फलौदी से सच पे धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट।